सभी को नमस्कार। जैसा कि हम लोग CTET के PYQ को कर रहे हैं, तो आज हम लोग 5 जनवरी 2022 को आयोजित हुए पेपर 1 के गणित का PYQ करेंगे। और तो आइए देखते हैं हम लोग आज का सवाल और फिर उस पर करते हैं हम लोग विस्तृत चर्चा। चलिए, आज का पहला सवाल कहता है कि 19,995 प्राप्त करने के लिए 9,599, 5,995 और 9,995 के योग में, योग मतलब जोड़ के योग में से क्या घटाना होगा। इसको सिंपल समझिए कि हमको प्राप्त क्या करना है। 19,995 मेरे पास इन तीनों संख्याओं का योग है, तो प्राप्त कितना करना है हमको। प्राप्त करना है 19,995। कुल संख्या हमको कितना है, कुल संख्या कितना है मेरे पास, ये है 95,199, 5,995 और 9,995 के योग यानी तीनों का जोड़ हमको पहले से प्राप्त है। इसको जोड़ लीजिए, बहुत सिंपल है। 95, 99 है ना, उसके बाद है 5,995, फिर है 9,995। 10 10 5 5 10 9 19 का 9, 1 9 3 27 1 28 का 8, 2 10 10 20 5 25 का 5, 2 9 9 18 5 23 2 25, यानी कुल आपको 25,589 है, यानी इससे अधिक ही है। तो कितना इसमें से घटाएंगे कि ये प्राप्त हो। सिंपली इसमें से इसको घटा दीजिए। जैसे मेरे पास 10 है, कितना घटाएंगे कि हमको 6 प्राप्त होगा। तो 10 में से घटा दीजिए 4, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। 10 में से 10 है मेरे पास, 6 प्राप्त करना है, कितना घटाना पड़ेगा। 10 में से पहले 6 घटाया आ जाएगा, यानी कि 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 प्राप्त होगा, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 प्राप्त होगा। ठीक है ना, बात समझ गए। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। इसीलिए अभिष्ट संख्या, अभिष्ट मतलब क्या होता है कि जो हमको निकालना है, जो हमको जरूरत है। 25,589 में से इसको घटा दीजिए 19,995, 19,995 माइनस कर दीजिए। 9 में से 5 गया 4, 18 में से 9 गया 9, 14 में से 9 गया 5, फिर 14 में से 9 गया 5, यानी कि 5594। 5594 आपको इसमें से घटाइएगा तो ये प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो सिंपल तरीका हो गया। आप इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग बनाइएगा। परीक्षा में आपको सिर्फ ये तीनों को जोड़ के इसमें से घटा के निकाल लेना है, समय नहीं है आपके पास, एकदम शॉर्टकट ट्रिक अपनाना है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, माना कि x जोड़ना है, माना कि x x घटाने पर संख्या प्राप्त होगा, माना कि x घटाने पर संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो कुल इसको जोड़ लिए, लिखेंगे 25,589 में से क्या घटाएंगे, क्या घटाएंगे कि हमको 19,995 प्राप्त होगा। 19,995 प्राप्त होगा। मान लेते हैं कि यहां हमको x घटाना है। क्या घटाना है, x घटाएंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा। सिंपल देखिए, ये x माइनस में उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 25,589 यहां माइनस है, उसको दूसरे साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही प्लस हो जाएगा। अब यहां संख्या है, संख्या को संख्या तरफ भेजना है। क्यों, क्योंकि हमको x प्राप्त करना है, कितना घटाना है। तो यहाँ ये प्लस में, इधर आगे क्या हो जाएगा 25,589, ये आएगा इधर तो प्लस में, इधर माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इसका पक्ष अंतर कर रहे हैं। इधर अकेले x बच जाएगा प्लस में। अब जब इसको माइनस कीजिएगा, इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आ गया, 5594 बराबर x, यानी 5594 x के बराबर है। इसका मतलब x भी 5594 के बराबर है, यानी ऑप्शन आपका
2 ही आएगा। ये आपका लॉन्ग कट हुआ और शॉर्टकट है सीधा, तीनों को जो इसमें से घटा दीजिए। समझ गए? हाँ, क्या घटाना है, तो इसमें से क्या घटाना है पता नहीं है, तो x मान लिए, घटाए कितना प्राप्त करना है वो लिख दिए, x गया उधर प्लस हो गया, इसको लाया इधर माइनस हो गया, घट के 5594 बचा, इधर x बचा हुआ है 5594 x के बराबर है, यानी x का मान 5594 है। आप सिंपल ही निकालिए या इस तरीका से निकालिए, आना वही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 55,55,555 को प्रदर्शित करता है। तो आप जानते हैं कि भारतीय संख्यांकन पद्धति में पहले 3 फिर 2 का समूह बनता है। मतलब ये कहने का है, ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का, ये सैकड़ा का, ये हजार का, और ये 10,000 का, ये लाख का, और फिर ये 10 लाख का, फिर होता है करोड़, 10 करोड़। मतलब कहने का सेंस है कि 3 का समूह, फिर 2 का, फिर 2 का, यानी कोमा 3 के बाद 2 पर पड़ता है ना, 3 के बाद 2 पर पड़ता है। क्लियर है? यहां तक समझ गए? तो कहता है 55 लाख देना है, तो लाख वाला ये दोनों जगह है, लाख वाला यहां आप 55 दीजिए। उसके बाद है 55,000, हजार वाला ये दोनों स्थान है, 1000 10,000, यानी यहाँ 2 स्थान पर 55 दे दीजिए। फिर है 500, 100 मतलब सैकड़ा, सैकड़ा स्थान पर 5, और फिर 55 है, यानी कि दहाई भी 5, इकाई भी 5। ये संख्या कौन सा हो गया, इकाई 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 बार 5 लगातार दिया हुआ है, 3 2 5 2 7। ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीका से आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अब परीक्षा में यदि कंफ्यूजन होने लगे तो उसका सिंपल तरीका है, लिख लीजिए सीधा 55 लाख लिख लीजिए, है ना, 55,000 लिख लीजिए, 500 लिख लीजिए, और फिर 55 लिख लीजिए। 55 लाख करना है, देखिए यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10 लाख, यानी 55 लाख हो गया। 55,000 करना है तो इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000 है ना, यानी 55,000 करना है, ये आपको 55,000 हो गया। 500 इकाई दहाई सैकड़ा पर 5, 55 है तो यहाँ 55 दे दीजिए, ठीक है। और एक ही बार इसको जोड़ दीजिए, 5 के 5, 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 5 के 5। इस तरीका से भी आप निकाल सकते हैं। ये तरीका तब जब आपको घेचपेच लगे, यदि आप इस तरीका से निकाल लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सी टेट के परीक्षा में कई बार क्या करता है, पूछ देता है 3 सैकड़ा, 12 दहाई, 16 इकाई कितना होगा। अब तो आप जल्दबाजी में रहिएगा तो 3 12 16 दे दीजिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा 31,000 हो जाता है। ऐसा नहीं करना है। आपको कंफ्यूजन लगे तो लिखिए 3 सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 गुना, यानी 300, 12 दहाई, 12 दहाई 20 से, यानी 120, 16 इकाई यानी कि 16 गुना 1 यानी कि 16, ये संख्या आपको हो जाएगा 436 हो जाएगा। इसीलिए यदि इसमें समझ में एक बार में नहीं आवे तो इस तरीका से कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी दहाई में दे देता है 10 12 15, इकाई में भी बढ़ा देता है। कंफ्यूजन में लोग इस तरह से सवाल बना लेता है, लेकिन आपको यदि कंफ्यूजन लगे तो आप इस तरह से चेक कर लीजिए, जल्दबाजी में चेक करके आप आंसर दे दीजिए। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है, कुसुम अपने मित्रों के साथ शाम को तब खेलने जाती है जब घड़ी की दोनों सुइयां 6 पर है, दोनों सुइयां 6 पर, और कब, शाम में। इस समय को एक 24 घंटे वाली घड़ी में क्या पढ़ा जा सकता है। देखिए ये घड़ी है 1 2 1 मिनट 1 3 6 9, चलिए 12 1 2 4 5 7 8 10 11। देखिए घंटा की सुई भी 6 पर है और मिनट की सुई भी 6 पर ही है ना। घंटा की सुई छोटी होती है, मिनट सुई से बड़ी होती है, दोनों 6 पर ही हैं। तो ये हो गया 6 बजकर, और प्रत्येक गैप में 5 मिनट का अंतर होता है, 5
6 तक है, 6 पंचे 30 मिनट, यानी 6:30। और कब का समय है ये? शाम का। और 24 घंटे वाली घड़ी में जो है दिन के 12 बजे के बाद, दिन के 12 के बाद जब 1 बजता है तो 1 जुड़ जाता है, यानी 13 बजता है 1 बजे, 13 बजता है 1 बजे। 2 बजे जो है फिर 12 जुड़ जाता है, यानी कि 14 बजता है। लेकिन आपको कितना जोड़ना है? 6 घंटा 30 मिनट, 6 घंटा 30 मिनट। तो 12 बजे दिन के बाद ही ना शाम होता है, शाम होता है। तो शाम में 36 घंटा जोड़ देना है 12 में, 12 में जोड़ देना है 36। तो 12 6 18 30 बजे, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्लियर है? शाम का समय है तो दिन के 12 बजे के बाद 24 घंटे वाली घड़ी में 1 नहीं बजता है, 12 के बाद 13 14 15 16 चलता है, 24 तक चलता है, रात 12 बजे तक। तो दोनों सुई 6 पर ही था, तो 6 बज के, घंटा की सुई 6 बता रहा है और मिनट की सुई 6 पर है, यानी 6 पंचे 30। प्रत्येक गैप में 5 मिनट का अंतराल होता है। तो 6:30 शाम में। तो 12 बजे के बाद शाम होता है, 12 बजे दिन के बाद, 12 बजे दिन के बाद शाम होता है। तो 12 6 18:30 दिखेगा 24 घंटे वाली सुई में। जनरली ये सुई रेलवे स्टेशन पे आपको देखने को मिल ही जाता है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है भिन्नों 3/15 और 7/12 का योग। योग मतलब जोड़, बिल्कुल सही। 3/15 योग करना है 7/12 से। दोनों का हर देखते हैं, अलग अलग हर है, यानी ये अभी असमान भिन्न में है, अभी ये असमान भिन्न में है। जब भी योग हो, अंतर हो, तो इसको समान भिन्न में करना पड़ता है, यानी कि हर को बराबर करना पड़ता है, हर को बराबर करना पड़ता है। जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि 7 3 10 कर दीजिए, 15 12 10 कर दीजिए, ऐसा भिन्न का योग नहीं होता है। हम लोग हर को देखे अलग अलग है, तो पहले इसको समान भिन्न में लाएंगे। अलग अलग हर देखे यानी असमान भिन्न है, इसको पहले समान भिन्न में लाते हैं, उसके बाद ही योग या अंतर होता है। तो उसके लिए हम लोग दोनों का पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 15 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से तो नहीं 3 से हो जाएगा। 3 5 15, 3 चौके 12, है ना। इसलिए इसका लॉस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 4, 5 से 15 चौके 60 हो गया। बराबर देंगे, यहाँ 60 लिखेंगे। 15 से 60 कितने बार में विभाजित होगा? 15 चौके 60, 4 बार में। तो 4 से ऊपर वाले को गुना कर देंगे, 3 को 4 से गुना, प्लस है यहाँ प्लस देंगे। अब 12 से भाग देंगे 60 में, तो 12 पंचे बिल्कुल सही 60, 5 बार में विभाजित होता है, तो 5 से ऊपर वाले को गुना कर देंगे। ये हो गया 3 चौके 12 प्लस 7 पचे 35/60। 35 और 12 कितना होता है? 47 होता है। 47/60, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एक वर्ग की परिसीमा 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर इसकी परिसीमा है, वर्ग की परिसीमा 20 सेंटीमीटर है। इसके एक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काटा जाता है। नए आकार की परिमाप में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, कहता है कि नए आकार की परिमाप और वर्ग की परिसीमा से 2 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, बराबर होगा या उसमें अधिक हो जाएगा। देखिए हम एक पहले वर्ग लेंगे, है ना। ये वर्ग जो है, मान लीजिए ABCD एक वर्ग है, ठीक है। तो इसकी परिसीमा दिया हुआ है, तो वर्ग की परिसीमा, परिमिति, परिमाप सब एक ही होता है। परिसीमा कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वर्ग की परिसीमा का सूत्र होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा या 1 भुजा। कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। तो हमको भुजा निकालना है, भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो 4 से यहाँ गुना है ना, इधर आ क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4 पंचे 20, यानी 5 सेंटीमीटर। यानी इस वर्ग की प्रत्येक जो भुजा है वो 5 सेमी हो जाएगा। ठीक है, ये मेन जो आपका वर्ग है 5 सेमी हो गया।
अब इसमें कहता है कि प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा, एक सेंटीमीटर का चारों कोना से, है ना, वर्ग काट कर निकाल लेंगे। इससे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, ये एक तो ये एक तो ये भी एक 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 एक, है ना, चारों तरफ एक एक है। ठीक है, ये काट के निकाल लेते हैं हम लोग। ये लीजिए काट के निकाल। हाँ देखिए एक मिनट और, यहाँ जो काटेंगे हम, तो जितना इधर काटेंगे उतना इधर हो जाएगा, जितना इधर काटेंगे उतना ही इधर हो जाएगा। यानी ये भी एक और ये भी एक, लंबाई चौड़ाई सब एक एक है। ये कट के हटा लीजिए इसको, है ना। अब देखिए जितना इधर से कट रहा है ना उतना उधर बन रहा है, जितना इधर से कट रहा है उतना इधर बन रहा है। जितना इधर से हम काट रहे हैं बाउंड्री को उतना बाउंड्री इधर तैयार हो रहा है, जितना इधर काट रहे हैं उतना इधर तैयार हो रहा है। मतलब समझ रहे हैं ना। इधर ये कोई पहले 5 था, पहले कितना था 5, अब एक इधर निकला है और एक इधर निकला है, कितना हो गया 3। ये भी 5 था, एक इधर निकला एक इधर निकला, ये कितना हो गया 3। इसमें भी वही हाल है 3 3। लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ जो 5 में से एक कट रहा था, जितना लंबाई कटा इधर उतना ही इधर बन गया, जितना इधर से कटा उतना इधर से बन गया। तो अब जो है इसका क्षेत्रफल ये कितना फैला हुआ था उसमें कमी तो आया है, लेकिन परिसीमा देखते हैं, इसका परिसीमा देखते हैं। तो ये वाला परिसीमा जो है चारों का, यानी 3 गुना 4 प्लस एक क्या को बन गया है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 गुना 1। ये हो गया आपको 4 तिया 12 प्लस 8 गुना 1 कितना हो गया, दोनों को जोड़िएगा तो 20 सेमी। यहाँ भी इसकी परिसीमा 20 सेमी ही था, यहाँ भी इसकी परिसीमा 20 सेमी ही आया। क्यों आया? अंतर किस में आया? अंतर ये जो क्षेत्र था, फैला हुआ खेत था, उसमें कमी आया है, लेकिन परिसीमा में कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि जितना इधर से कटा होता है यहाँ तैयार है, जितना यहाँ कटा होता है यहाँ तैयार है। उसी तरीका से चारों जगह हो गया। मतलब है कि किसी भी वर्ग में यदि चारों कोनों से कोई वर्ग ही काटा जाता है ना, कोई वर्ग ही काटा जाता है तो कोई अंतर नहीं होता है। यानी कि वर्ग और इसमें से चारों कोना से एक एक काट लिए वर्ग, तो भी दोनों का परिमाप 20-20 ही है। इसका तो 20 था ही, इसका भी 20 ही आया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। बात समझ रहे हैं? वर्ग में से प्रत्येक कोना से समान वर्ग काटने से कोई फर्क नहीं पड़ा। इतना समझ गए होंगे। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह का सवाल इससे पहले वाले TYQ में भी आया था। मतलब सेम सवाल था, उसमें भी एक एक काटे थे, तो परिसीमा दोनों का बराबर ही था। समझ रहे हैं ना। एक वर्ग में से चारों कोना में से समान वर्ग छांटने से उसके क्षेत्रफल में कमी आता है, लेकिन परिसीमा यानी परिमिति यानी परिमाप में कोई अंतर नहीं आता है। जितना कटता है उतना बन के तैयार हो जाता है सामने में, इसलिए कोई अंतर नहीं आता है वर्ग में। नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यानी कोई अंतर नहीं आता है, नया और पुराना दोनों बराबर होंगे। ऑप्शन नंबर 10 सही है। चलिए अगला सवाल कहता है कि 5 विद्यार्थी अपनी पेंसिलों की लंबाई रेखनी यानी स्केल की मदद से मापते हैं, जिनका परिणाम निम्न प्रकार है। पहला विद्यार्थी नापा, इतना आया, दूसरा का ये लंबाई है, तीसरा का ये, चौथा का ये, पांचवा का ये। कहता है आपको इनका 5 विद्यार्थी का निम्न प्रकार है। ठीक है, तो आपसे ये पूछता है कि सभी पेंसिलों की औसत लंबाई क्या होगी। वो एक लाइन छूट गया है, हम यहां लिख देते हैं। यहाँ पे सभी पेंसिलों का औसत लंबाई, सभी पेंसिलों का औसत लंबाई क्या है? औसत लंबाई क्या है? ठीक है, फिर आपका 4 ऑप्शन है। सॉल्यूशन में बिल्कुल आसान है। औसत यानी एवरेज को बोलते हैं औसत। इसी का दूसरा नाम माध्य माध्यिका बहुलक में इसी का नाम माध्य होता है। औसत के बारे में हम बताते हैं, सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। आप प्रेक्षणों की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की कुल संख्या, है ना। या पेंसिल की लंबाई है, यानी यहाँ प्रेक्षण पेंसिल की लंबाई हो जाएगी।
ठीक है, तो सभी को जोड़ देंगे हम लोग, लिखेंगे 15.5 सेमी प्लस 12 सेमी प्लस 11.8 सेमी प्लस 9.7 सेमी 9.7 सेमी प्लस 7 सेमी। कुल कितना है? 1 2 3 4 5 है, तो 5 से भाग दे दीजिए। ठीक है, यही आपका जो भी मान आएगा वही आपका उत्तर होगा। इसको जोड़िए, यहां जोड़ते हैं हम। 15.5 है, दशमलव दिए, यहाँ 12 है। हम तो बताएं कि किसी संख्या के अंतिम में दशमलव छिपा रहता है, दशमलव नीचे में दशमलव दीजिए, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। अब इसको हटा दीजिए, दे ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक दशमलव दीजिए, इधर 8, इधर दीजिए आप 11, फिर दीजिए दशमलव इधर 7 और इधर 9, और यहाँ पे ये इकाई है, इसके आगे दशमलव छिपा हो, दशमलव यहाँ दे दीजिए 7 इधर, यानी कि 7 इकाई है। अब इसको जोड़िए, कितना हो गया? 8 7 15 5 20 का 0 हासिल 2 बच गया। 5 2 7 1 8 9 17 17 7 24 और 2 26 का 6 हासिल 2 3 2 5 56.0 हो गया। ये हो गया आपको 56.0/5। ऐसे भी हम बताते हैं कि दशमलव के बाद 0 है तो उसको आप 56 मान लीजिए। क्यों? क्योंकि दशमलव हटेगा ना, तो यहाँ पे 1 पर 1 शून्य बैठेगा। अब कितना हो गया? 560/5 गुना 10, 0 से 0 कट गया ना, कितना बटा? 56/5 बचा। इसलिए हम बोलते हैं दशमलव बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। वही 56/5 आ गया ना। अब 5 से भाग दीजिए 56 में, 5 एकम 5 6 आएगा, 5 एकम 5 1 दशमलव देंगे 0 आएगा, 5 दूनी 10, यानी ये आपको हो गया इतना सेमी है ना। भाग दे के देखे तो यह 11.2 सेमी, यही आपका आंसर होगा। और ये ऑप्शन आपको है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 4 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में आपको इतना लंबा चौड़ा गुणा भाग नहीं करना है, हर जगह सेमी लिखा हुआ है, एक ही राशि में है, कोई दिक्कत नहीं है। सबको जोड़ दीजिए, है ना, सबको इस तरीके से जोड़ लीजिएगा। 56.0 आएगा, सीधा 5 से भाग दे दीजिएगा। दशमलव बढ़ा के यहाँ पे आप चाहे तो 0 दे सकते हैं, 0 कैंसिल, 56/5 11.2 करके इतना सेमी देके तुरंत आगे निकल जाना है। ये तो हम समझने के लिए इतना लंबा चौड़ा कर देते हैं, है ना, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए, बहुत ही आसान सवाल। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग एक नोट को पूरा ढक देते हैं। देखिए, एक नोट को ढकने के लिए 18 वर्ग चाहिए, 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा वाला, यानी एक नोट को ढकने के लिए 18 ऐसे वर्ग की आवश्यकता है। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, तो वर्ग जो है ना, एक ही लंबा है एक ही चौड़ा है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्या होता है? भुजा गुना भुजा होता है ना, भुजा गुना भुजा, यानी 1 सेमी गुना 1 सेमी, 1 गुना 1 1 ही होगा, सेमी गुना सेमी, सेमी स्क्वायर यानी वर्ग सेमी हो जाएगा। यानी कि इसका पूरा क्षेत्रफल जो है 18 गो, एक वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेमी, तो 18 गो इसमें लगता है। यानी इसका क्षेत्रफल यदि पूछता तो 18 वर्ग सेमी होता, लेकिन आपसे तो सिर्फ ये पूछता है कि एक नोट को ढकने में ऐसे वर्ग 18 चाहिए। कितने चाहिए? 18। तो 3 ऐसे नोट में ढकने के लिए कितने वर्गों की आवश्यकता होगी? बिल्कुल सही, एगो में 18, दूगो में 36, तीन गो में 54। इसको ऐसे बनाइए, चूंकि एक नोट को ढकने में 18 वर्गों की आवश्यकता, 18 वर्ग की आवश्यकता है। इसीलिए 3 नोट में यहाँ बढ़ गए ना, तो इससे गुना हो जाएगा, 3 गुना 18, यानी 54 ऐसे वर्ग की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आसान सवाल, ठीक है ना। हाँ, क्षेत्रफल पूछता तो एक नोट का क्षेत्रफल हो जाता 18 वर्ग सेमी, तीनों का हो जाता तो 54 वर्ग सेमी हो जाता। लेकिन तो सिंपल सवाल है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाला है, 1 गुना 1 1 ही होगा,
है ना। तो 18 को 1 मेरे 3 गुण 18 54 को लगेगा। बहुत सिंपल सवाल है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला सवाल क्या आता है कि चतुर्भुज को पहचानिए। जिस समय हम चतुर्भुज का क्लास लेंगे बेसिक कंसेप्ट में, वहां और क्लियर हो जाएगा, अभी सिर्फ इतना जानिए। कहता है कि चतुर्भुज को पहचानिए, मेरे दो सममित रेखाएं हैं और सभी कोण 90 डिग्री है। तो समांतर चतुर्भुज के बारे में जान लीजिए कि आमने सामने की भुजा समांतर हो, आमने सामने की भुजा समांतर हो। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कोण 90 का हो, ठीक है ना। ये 90 से कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। तो दोनों नियम जिसमें फॉलो करेगा वही आपका आंसर होगा। तो समांतर चतुर्भुज में दो जोड़ी भुजा समांतर होता है। समानांतर क्या होता है कि दोनों की दूरी हमेशा बराबर रहती है। तो ये इसके समांतर और ये इसके समांतर, लेकिन इसका प्रत्येक अंतःकोण समकोण नहीं होता है। यानी कि समकोण मतलब बिल्कुल सही, समकोण बोलते हैं 90 डिग्री को, जो लंबवत होता है ना। ये चिन्ह होता है समकोण का। तो ये प्रत्येक कोण 90 नहीं होता, प्रत्येक कोण 90 नहीं होता है। 90 से कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। इसमें इसको तो बाद में देखेंगे, पहले यही देखते हैं कि 90 डिग्री नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। समचतुर्भुज में भी सभी भुजाएं बराबर होती है, वर्ग के तरह सभी भुजाएं बराबर होती है, लेकिन प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है। प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। प्रत्येक कोण जो है वो समकोण नहीं होता है। लेकिन भुजा बराबर ही होता है, लेकिन कोण समकोण नहीं होता है। कोण समकोण नहीं होता है। तो कोण जब 90 डिग्री नहीं है तो ये नियम इसमें भी फॉलो नहीं होता है, ठीक है। वर्ग में लेकिन चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है। प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है। या आयत में भी, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो इन दोनों में इसीलिए ये नियम हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि प्रत्येक का अंतःकोण 90 डिग्री नहीं होता है। हमको दोनों नियम फॉलो जिसमें करता है वही आंसर होगा। तो इसमें कोण ही नहीं है 90-90 दोनों में, दोनों को छांट के बात करेंगे। यहां देखिए सममित रेखाएं मतलब है कि वे कौन सी रेखाएं हैं जो दो बराबर भागों में बांट देगी। तो ये तो आप जानते हैं कि वर्ग है, इसमें सममित इधर से भी खींचेंगे तो भी वही हाल है, इधर से भी खींचेंगे तो भी वही हाल है, ठीक है ना। दोनों साइड से बराबर ही होगा, एक ही तरीके का होगा। लेकिन आयत में क्या होता है कि इसको आप ऐसे बांटिएगा तो ये लंबवत बटेगा और आधा आधा बटेगा, और आप इसको ऐसे भी बांटिएगा तो ये अलग तरीके से बटेगा। दोनों का अलग तरीके से बटेगा। ये लंबाई के सदिश विभक्त हो रहा है और ये चौड़ाई के सदिश विभक्त हो रहा है। तो यहाँ पर दो सममित रेखाएं मिल रही है हमको, और प्रत्येक कोण भी हमको 90 डिग्री मिल रहा है। इसीलिए इसका आंसर आयत होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। इसमें क्या है कि इसमें समकोण तो है, लेकिन इसमें दो तरीका सममित नहीं होगा, क्योंकि ये तो बराबर ही है। इधर मान लीजिए 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4, इधर भी 4। तो इधर से बांटेंगे तो भी 2-2 ही बटेगा, और इधर से बांटेंगे तो भी 2-2 ही बटेगा, है ना। लेकिन यहाँ मान लीजिए यदि ये लंबाई है, हो सकता है 8 होगा तो 4-4 बटेगा, लेकिन ये चौड़ाई तो कुछ ना कुछ कम होगा। मान लीजिए 6 है तो ये 3 के इसमें जाएगा। तो यहाँ पे दो तरीके का सममित रेखा हो जाता है, और प्रत्येक कोण समकोण भी है। तो दोनों नियम यहाँ पर फॉलो हो रहा है। इसका मतलब आपका उत्तर आयत बिल्कुल सही है। और ये और क्लियर हो जाएगा जब हम बेसिक कंसेप्ट में चतुर्भुज पढ़ाएंगे ना, तो वहां इस पर हम चर्चा करेंगे। तो 90 डिग्री यानी समकोण इसमें तो है, लेकिन ये दोनों तरीका से बांटते हैं तो दोनों का 2-2 ही आता है। इसमें तो लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, यानी दो तरीके से हम सममित रेखाएं खींच सकते हैं। सममित मतलब सम मतलब बराबर, मिति मतलब माप, जो दो बराबर भागों में बांट दे। तो यहाँ पे लंब के सदिश बांटे, लंबाई सदिश बांटे, और फिर दूसरा चौड़ाई सदिश बांटे। दोनों अलग अलग तरीके से बटा, लेकिन बराबर ही बटा। यहाँ बराबर तो बटता ही है, लेकिन लंबाई चौड़ाई भी बराबर ही रह जाता है। तो ये एक ही तरीके से बटा, ये दो तरीके से सममित रेखा से बटा। इसीलिए ये दोनों नियम इसमें फॉलो होता है, इसलिए आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। हमको लगता है कि ये सत्र बहुत आसान सा सत्र था।
ये जो पेपर था हमको लगता है कि इसमें मैथ का सवाल कुछ आसान पूछा गया था। अब इसका अगले क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर करें। आप लोग एक बार पुनः धन्यवाद के साथ शुक्रिया।